अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ का पहला मैच और दूसरे दिन का खेल जारी है। 16 पर 3 पर का स्कोर से वहां से लेके गए पाकिस्तान एंड मैनेज टू स्कोर 448 फॉर 6 जहां पे डिक्लेयर किया। तो बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी और यही चाह रहे थे हम पाकिस्तान से कि डोमिनेट करे। सऊद शकील और रिजवान की शराकत ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पिंडी से हमारे साथ हैं शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, अगर ये कहूँ कि ये दो पार्टनरशिप की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, पहले 98 फिर 240 की, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस तरह भी कह लें या नाक को दूसरी तरफ से पकड़ लें कि पहले 3 खिलाड़ियों ने पहली 3 विकेटों पर सिर्फ 16 रन, अगली 3 विकेटों पर 432 रन। तो यही बड़ी टीमों की निशानी होती है। टेस्ट क्रिकेट में यही निशानी होती है कि आप सेशन बाय सेशन अपने आप को इम्प्रूव करें। 16 रन पर अगर 3 आउट हो गए थे तो उसको पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया। साइम बहुत अच्छा खेले, बड़ा अच्छा साथ दिया उन्होंने उस 98 रन की पार्टनरशिप में। फिर सऊद शकील, 2-3 साल से सऊद शकील के बारे में यही कहा जा रहा था कि वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग होंगे, और ये मुझे सरफराज ने कोई 3 साल पहले कहा था। सरफराज अहमद ने जो साबिक कप्तान है, और उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। सरफराज सऊद के साथ भी खेलते रहे तो उनको आइडिया है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है, और टेस्ट क्रिकेट का तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, 4 डे का बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो सऊद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। और फिर रिजवान क्या गट्सी प्लेयर है, क्या अपने आप को वो प्रूव करता है बार बार, और जब भी उसे मौका मिलता है, जब भी उसका और सरफराज का कंपैरिजन होता है, कभी ये होता है कि रिजवान को क्यों खिला लिया, कभी ये होता है कि सरफराज को क्यों खिला लिया। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, और रिजवान ने एक दफ़ा फिर साबित किया अपना, जो भी उन्हें चांस मिलता है। ज़बरदस्त बैटिंग की, 171 नॉट आउट, करियर बेस्ट किया, 3 छक्के भी मारे, 11 बाउंड्रीज मारी, और जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, डोमिनेट करते हैं वो बॉलिंग को, और ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। बिल्कुल सही है। बात हो रही है रिजवान के हवाले से, तो एक स्टैट आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा जो 171 की उन्होंने इनिंग खेली है। टॉप जो विकेट कीपर बैट्समैन की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में, उस लिस्ट में वो ऊपर आ गए हैं, कामरान अकमल को क्रॉस कर गए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शाहिद साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी जो विकेट कीपर थे जिन्होंने 150 स्कोर किया था, वो कामरान अकमल ही थे। तो कामरान भी बड़े अच्छे बैट्समैन थे, और सरफराज भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, अभी भी वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के विकेट कीपर्स का यही है कि, और किसी भी टीम के लिए विकेट कीपर यही चीज़ होती है कि आप 6ठे नंबर पे या 5वें नंबर पे आकर वो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म भी सेट करता है, और उस स्ट्रगल को जो शुरू में हो रही होती है उसको स्टडी करता है। अच्छा, थर्ड सेशन जो पाकिस्तान का था उसमें हम 5.5 5.6 के हिसाब से रन बना रहे थे। ये देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पाकिस्तान पे हमेशा यही होता है कि हम वो 3 के फिगर से आगे नहीं जा रहे होते। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी आ रही है, क्यूरेटर भी ऑस्ट्रेलियन है, हेड कोच, हाई परफॉर्मेंस कोच, ये सारे ऑस्ट्रेलियन हैं, तो ग्रेजुअली आएगी। कल थोड़ा सा स्लो हो गए थे, बीच में एक वक्त ऐसा आया था। अगर कल थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर होता तो और भी अर्ली पाकिस्तान डिक्लेयर भी कर सकता था, या 500 तक भी पहुंच सकता था। लेकिन अच्छा एक टोटल है इस पिच पर। अगर रिजल्ट पाकिस्तान को लेना है तो कम से कम 180-200 की लीड लेनी पड़ेगी। शाहिद साहब, ये ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी की आपने बात की, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ ही नजर आ रही है, या वो जब इंग्लैंड आएगी तब भी हम इसी तरह खेलेंगे? आनी चाहिए नज़र, अगर वो नहीं नज़र आई तो। लेकिन मुझे जो सेटबैक नज़र आ रहा है कि हमें अगर इंग्लैंड को हराना हो तो हमें अच्छा स्पिनर चाहिए, बल्कि 2 अच्छे स्पिनर चाहिए जो हमारे पास अभी तक नहीं है, या हमने ग्रूम नहीं किए, हमने डेवलप नहीं किए। और मैं बार बार कहता हूँ कि यासिर शाह का एकदम से फेड आउट होना पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा गया। और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे थे स्पिनर्स, जैसे काशिफ भट्टी हैं, नुमान अली हैं, अली उस्मान हैं, मोहम्मद रमीज़ हैं, इनको हमने प्रॉपरली ग्रूम नहीं किया। अबरार को हम तीनों फॉर्मेट में साथ लेके चल रहे हैं। आज मुझे एक बात पता चली थी कि अबरार को इस टेस्ट मैच से पहले बहुत गौर किया गया कि उसको खिलाना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट की नज़र में अभी भी वो 5 दिन की क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अभी आपको लग रहा है जिस तरह की कंडीशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें स्पिनर की कमी महसूस होगी। हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो हैं, लेकिन एक स्पिनर की कमी लगेगी, क्या कहते हैं? दोनों टीमों को लगेगी मेरे हिसाब से। कल भी मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को अबरार को खिलाना चाहिए था। जिस पिच पे अगर 3 फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर सकते तो चौथा फास्ट बॉलर भी कुछ नहीं कर सकता, और एक स्पिनर का वैसे भी होना जरूरी है। ओवर रेट के हिसाब से भी, इफेक्टिविटी के हिसाब से भी। अभी किए उनके बड़े अच्छे स्पिनर है ताइजुल इस्लाम,
और पाकिस्तान तो लेफ्ट आर्म अच्छा जो स्पिनर होगा, और शाकिब थोड़ा तेज खींच के करते हैं, इसलिए उन्हें एक ही विकेट मिली। ताजुल एक बड़ा अच्छा विकेट टेकिंग स्पिनर है, उसको बांग्लादेश ने नहीं खिलाया, बांग्लादेश को भी रिग्रेट होगा। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, बात कर रहे हैं तो अभी पाकिस्तान की जो फॉल ऑफ विकेट्स है वो भी हम आपको दिखा देते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। शाहिद साहब, पाकिस्तान ने अगर आगे अपने ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और उसमें होम में हमारे मैचेस हैं उनमें अच्छा करना है तभी आगे कोई मौका है, और उसके लिए बाबर आजम का चलना बहुत ज़रूरी है, क्या कहेंगे? ठीक है, एक टीम में टॉप के 6 से 7 बैट्समैन होते हैं। आज मुझे सलमान आगा पे भी मायूसी हुई, उनको भी बड़ा स्कोर करना चाहिए था, उनके पास टाइम था, ठीक है उस वक्त तेज खेलने की जरूरत थी तो वो आउट हो गए, लेकिन सलमान को भी आगे स्कोर करना पड़ेगा और करना चाहिए। बाबर आजम ने नहीं किया, वन ऑफ है, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान के होम ग्राउंड्स पर 0 पर आउट हुए। फॉर्म है उनकी थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन उनकी क्लास तो परमानेंट है, हमें सबको पता है, और आप देखिएगा कि अगले टेस्ट मैच में वो बड़ा स्कोर करें। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि पिछले 2 साल से उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा शदीद डिप आया है। वो उस तरह के प्लेयर नहीं है जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, और अपनी गलती से ही आउट हो रहे हैं। ज़्यादातर अपनी गलती से आउट हो रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा, T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, और इस टेस्ट मैच में भी देखा। तो उनको ये गौर करना पड़ेगा। सऊद शकील को भी ये देखना पड़ेगा, वो फॉलो थ्रू में थोड़ा सा गिर रहे हैं, एक दफ़ा और रन आउट होते होते बचे, फिर स्टम्प भी हुए। तो अच्छा कोई क्वालिटी स्पिनर होगा तो उनको इसी तरह क्रीज से बाहर निकालकर स्टम्प करवाएगा। वो आज उन्होंने 141 बनाए कल, और आज बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन इस खामी पर उन्हें उबूर पाना होगा। ठीक है शाहिद साहब, इस सीरीज़ के हवाले से एक आखिरी सवाल, इस मैच के हवाले से इनफैक्ट कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? पाकिस्तान को कितनी जल्दी इनको आउट करना है, क्या देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगेन वही, मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में कम से कम 180-200 की लीड लेनी पड़ेगी। बांग्लादेश को जल्दी आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कल सुबह आए और थोड़ा सा मॉइस्चर हो पिच में, और पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स मिले। पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश भी बहुत कुछ तैयारी करके आए हैं, या सोच कर आए हैं कि उन्होंने कुछ नया करना है। वो आज तक पाकिस्तान से नहीं जीते, तो इसके लिए वो कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान को कम से कम 180-200 की लीड मिल गई तो पाकिस्तान फिर जीत जाए। अच्छा शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, इससे पहले नाजरीन को भी बता दूं कि अभी पिंडी टेस्ट के बाद पाकिस्तान के 8 मैचेस बाकी हैं, और वो हमारा जो साइकिल है उसमें जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्टूबर में होगी, और टेस्ट सीरीज़ बरतानिया में दिखाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं पीसीबी के ज़राए के मुताबिक। इसके लिए बरतानिया में ब्रॉडकास्टर से बातचीत चल रही है, और क्योंकि बरतानिया में एशियाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जिसमें पाकिस्तानी शायकीन भी शामिल हैं, और वो बेसब्री से इस सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, इट केम एज अ सरप्राइज कि इंग्लैंड में कोई इसको दिखा नहीं रहा, किसी ब्रॉडकास्टर ने ये सीरीज़ नहीं ली अभी तक? देखिए, अब इतनी लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, जो स्काई जो उनका टॉप क्लास का ब्रॉडकास्टर है, और TNT जो उनके नंबर 2 ब्रॉडकास्टर हैं, वो लीग ज़्यादा दिखा रहे हैं। 3 लीग अगर कोई साल में दिखा रहा है तो उसके पास ज़ाहिर इतने पैसे नहीं बचते। फिर जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जो स्पॉन्सरशिप है 5 साल के लिए, वो तकरीबन $2 बिलियन पे स्काई के पास है। तो इतने पैसे ज़ाहिर है वो फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ के लिए ब्रॉडकास्टर मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभी साहब, हमारे साथ थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले जारी हैं, और आज फाइनल मुकाबले हैं। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, वो हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। शहजाद, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, ये ब्रेव कॉम्बैट चल रहा है, मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले, और पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेल रहा था। क्या प्रोग्रेस है और आगे क्या अपडेट्स है? आज कौन कौन से मैच होने हैं? शहजाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी नजीब जी, मुझे बताइएगा आज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, आज अभी तक तकरीबन 7 से 8 फाइट्स हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के जो 2 फाइट्स अब तक हुई हैं उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जूनियर फ्लाईवेट की 56.7 किलोग्राम कैटेगरी में ताजिकिस्तान के याकूब जान सफरूवो ने पाकिस्तानी हरीफ अब्दुल मनान को शिकस्त दी। याकूब जान ने तीसरे राउंड में पाकिस्तानी हरीफ अब्दुल मनान को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि पाकिस्तान के एक और फाइटर फाइनल राउंड में हार गए। निशान अकबर को किर्गिस्तान के फाइटर ने जूनियर हंटम वेट कैटेगरी में शिकस्त दी। अभी मुकाबले जारी हैं, शाम तक जो है वो फाइनल मुकाबले
जो है वो चलेंगे और अभी जो बड़ा मुकाबला होना है वो खवातीन का होना है और उसमें जो है वो देखना ये है कि पाकिस्तानी खवातीन और पाकिस्तानी फाइटर मजीद आगे जाकर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। जी अभी कौन कौन सी फाइट्स ऐसी हैं जिसका इंतजार है फैंस को, जिसके लिए वेट कर रहे हैं, कौन से फाइटर्स हैं? जी फैंस को इस वक्त सबसे ज्यादा इंतजार जो है जो बानो भट्ट की फाइट का है, जिन्होंने कल इंडियन फाइटर को जो है वो शिकस्त दे के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अब से कुछ देर बाद जो है वो फाइट शुरू होने वाली है और उस फाइट का सबसे ज्यादा इंतजार है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली भी ये फाइट देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी अच्छा, ये जो मुकाबले हैं ये कब तक चलेंगे और एंड में इनकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या, उसका क्या क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से क्या अपडेट? नजीब, ये जिस तरह फाइट खत्म होती है उसी के साथ ही मेडल सेरेमनी भी हो जाती है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है उसी वक्त रिंग में उनको पहना दिए जाते हैं और ये साथ साथ ही जो ये मेडल सेरेमनी चल रही है और ये तकरीबन 7 से 8 बजे तक ये जो फाइट जो है ये जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, मार्शल आर्ट्स के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, अब बात करेंगे ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स के हवाले से और पाकिस्तान के हैदर अली से हमें मेडल की उम्मीद है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। यहाँ आपको अपडेट दे दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो पहला टेस्ट मैच है उसमें दूसरे दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुँच गया है। 448 फॉर 6 पर पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था और बांग्लादेश 27 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। बांग्लादेश अभी भी 421 रन से ट्रेल कर रहा है। तो ये है अपडेट दूसरे दिन के खेल की। और बात हो रही थी पैरा ओलंपिक्स के हवाले से, तो इस वक्त पैरा ओलंपियन हमारे साथ हैं हैदर अली, उनसे बात करते हैं। हैदर, टोक्यो ओलंपिक्स में आपने गोल्ड मेडल जीता था, अब बारी है पेरिस ओलंपिक्स की। क्या चांसेस हैं, क्या उम्मीदें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग कर रहा हूं और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं अपने टाइटल का दिफा करूंगा और पाकिस्तान के लिए दोबारा गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो कंपटीशन के हवाले से तो अभी मतलब कि मैंने देखा है कि वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत से नए लड़के आ गए हैं, तो कंपटीशन तो बहुत सख्त है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह ताला के घर से कि अल्लाह ताला मुझे जरूर कामयाब करेगा। माजी में किस थ्रो में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, कुछ उस बारे में हमें बताइए। जी, जो मेरे मेडल्स की हिस्ट्री है वो पैसिफिक गेम्स से शुरू होती है। 9th पैसिफिक गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था और साथ मैंने बीजिंग पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बीजिंग पैरा ओलंपिक्स में मैंने पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला सिल्वर मेडल जीता था और साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसके बाद 2010 में मैंने एशियन पैरा गेम्स ग्वांगजू में जो हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। उस साथ मैंने लंदन पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से लंदन पैरा ओलंपिक्स में कंपटीशन से पहले मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया और इनकी वजह से मैं खेल ना सका। उसके बाद फिर इंजरी की वजह से थोड़े मसाइल रहे। फिर मैंने 2016 में एशिया ओशियाना चैंपियनशिप हुई थी दुबई में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था और साथ मैंने रियो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह रियो पैरा ओलंपिक्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद 2018 में मैंने इंडोनेशिया में जो एशियन पैरा गेम्स हुई थी उसमें मैंने डबल गोल्ड जीता था। उसके बाद 2019 में मैंने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी दुबई में उसमें सिल्वर मेडल जीता था और साथ ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी चाइना में और उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था और साथ मैंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली एशियन पैरा गेम्स हंगजू में हुई हैं और उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था और साथ मैंने पेरिस पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। आपको इतने के बाद कोई पजीराई मिली? जी, जैसा कि मैंने आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने मुल्क और अपने मुल्क का झंडा पूरी दुनिया में काफी मरतबा लहराया है अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से। लेकिन ये कहना मेरे लिए नहीं ठीक लग रहा कि जो मेरे मेडल की एक रिवार्ड होना चाहिए था वो मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स इक्वल है। ठीक है, जो कैश प्राइज ओलंपिक्स को मिलता है वो पैरा ओलंपियन को मिलता है, लेकिन हमारे अभी तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गोल्ड है, सिल्वर है, ब्राउन है पैरा ओलंपिक्स का, लेकिन उसके बराबर आज का ट्रीट नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगर मैं मेडल जीतता हूं तो मेरे अदारे, मेरी हुकूमत, मेरे
जितने भी हैं सारे मुझे सपोर्ट करेंगे। हैदर, ये कि अरशद की तारीख साज कामयाबी के बाद क्या एथलीट्स के लिए राह हमवार हुई है? आप सब जानते हैं कि अरशद भाई ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जो यंगेस्ट प्लेयर है और खासकर स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक बहुत मतलब कि पुर उम्मीद कह सकते हैं या एक कामयाब होने के लिए एक बड़ी अच्छी एक राह, एक मिसाल है कि जैसे हमारी स्पोर्ट्स एकदम बैठ गई थी, अभी उनको देखकर बड़े स्पोर्ट्समैन है जो फिर उजागर हो गए हैं, जाग गए हैं कि इंशाल्लाह हमने भी मेहनत करनी है और हमने भी इसी तरह अपने प्यारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। ठीक है, बहुत हैदर अली हमारे साथ थे और हमारी बेस्ट विशेस हैदर के साथ हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।